नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग एक अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। गणित हम लोग पढ़ेंगे और वो जो गणित पढ़ेंगे वो एक्चुअली में क्लास 10th का होगा। क्लास 10th का मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे और ये जो क्लास 10th का मैथ है ये एक्चुअली में बिहार बोर्ड का है। हम लोगों ने बिहार बोर्ड का एक सीरीज लॉन्च किया है। ठीक है, बिहार बोर्ड का हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च किया है जिसमें हम लोग मैथ्स स्टडी करेंगे। मैथ्स में जो भी चैप्टर्स है उसको मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। कंप्लीट करने का प्रयास क्या, कंप्लीट ही करूंगा। तो कंप्लीट करूंगा 1 बाय 1 स्टार्टिंग से। हम लोग बहुत स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे और समझते हुए चलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ताकि हमें बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे जो भी है। और मेनली जो हम इसमें कवर अप करेंगे वो हम एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। इसी को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे क्योंकि यही मेरा बेसिक यही है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने इस सीरीज को, बिहार बोर्ड क्लास 10th। इसके नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैथ्स का जो होगा, मैथ्स का एक अलग से हम लोग रखेंगे। ठीक है, एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा जो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, इसको देखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। और इसमें ये जो चैप्टर 1 है दिस इज लेक्चर 1, ये पहला लेक्चर है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जो स्टडी करने जा रहे हैं स्टडी एरा पर, ये हम आप लोग के साथ डिस्कस कर सके। तो पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो देख लीजिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या एक्चुअली में समझने के लिए हमें इन सभी टर्म्स को समझना पड़ेगा, इन सभी संख्या को समझना पड़ेगा क्योंकि वास्तविक संख्या कोई एक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या को डिवाइड किया गया है परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। समझिएगा कि वास्तविक संख्या को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, यानी कि रियल नंबर को डिवाइड किया गया है परिमेय में और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, भिन्न में और पूर्णांक में। फिर पूर्णांक को डिवाइड किया गया है ऋणात्मक और पूर्ण संख्या में, और पूर्ण संख्या को डिवाइड किया गया है शून्य में और प्राकृत संख्या में। देखिए, जो पूर्ण संख्या है इसको डिवाइड किया गया है शून्य और प्राकृत संख्या में। तो हम लोग ये जो सीक्वेंस है समझने का, इसको डाउन टू टॉप चलेंगे, मतलब नीचे से हम लोग चलेंगे, यहां से समझते हुए हम लोग टॉप पे समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि हमें पहले इसका बेसिक होना जरूरी है। ये बेसिक हम लोग समझ लेंगे तब हमें आसानी होगी समझने की। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की सभी संख्याएं, जो भी गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की सभी संख्याएं सॉरी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब गिनती की सभी संख्या कौन कौन सी है? तो 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कहां तक? जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक। तो इन्फिनिटी तक हमने ले लिया है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। हम जब काउंट करने के लिए जाएंगे तो हम कहां तक काउंट कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एक नाम दे दिया है इनफाइनाइट। यहां तक पहुंचना संभव नहीं है तो इसलिए एक नाम दे दिया गया है इनफाइनाइट। तो प्राकृत संख्या क्या है? तो ये गिनती की सभी संख्या। आप देखेंगे कि जब बचपन में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं पढ़ने के लिए 1 2 3, तो हम हमेशा 1 2 3 से सिखाते हैं। तो वही गिनती की संख्याएं हैं, वो वही प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या इन द सेंस नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी जो होता है वो नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है ये बढ़ते क्रम में है। आप समझेंगे इस चीज को, बढ़ते क्रम में है, यानी कि क्या,
आरोही क्रम में, आरोही क्रम इसको बोलते हैं हम लोग। बढ़ते क्रम बोलिए या आरोही क्रम में बोलिए, हिंदी में आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, और इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या जो मैंने अभी सर्कल किया है वही प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये प्राकृत संख्या थी जो हमने अभी समझा है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं शून्य के बारे में कि ये शून्य क्या है, ये शून्य क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए शून्य काफी इंपॉर्टेंट है, शून्य भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य क्या है, शून्य को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये शून्य एक्चुअली में अभी जब हम आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ना ही धनात्मक है, ना ही ये धनात्मक है, मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है, तो शून्य जो है उदासीन है, उदासीन है। उदासीन मतलब न्यूट्रल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, शून्य न्यूट्रल है। शून्य को क्या लिख सकते हैं हम लोग, शून्य को बोल सकते हैं न्यूट्रल है, ना ही ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या आपने कभी कोई ऐसा देखा है कि शून्य के आगे निगेटिव लगा हो या फिर शून्य के आगे पॉजिटिव लगा हो, शून्य के आगे पॉजिटिव लगा हो, क्या कभी ऐसा देखा है? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा है। तो शून्य को हम क्या बोलते हैं, शून्य एक उदासीन है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। इसको आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप। और साथ ही साथ एक चीज मैं और कहूंगा कि बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े और आप नोट्स जरूर बनाते चले। ये नोट्स इसीलिए ताकि आप जब एग्जाम में जब आप प्रिपरेशन करने जाएं तो विद इन 1 आवर और विद इन हाफ एन आवर आप इसको कंप्लीट कर ले। 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 आवर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सरसाइज के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, सॉल्यूशन के, सभी चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा ना। रिवीजन का मतलब क्या होता है, 10 आवर्स 12 आवर्स में पूरा बुक कंप्लीट। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। नेक्स्ट में अब देख लीजिए, हम लोगों ने शून्य को समझा, अब हम लोगों ने प्राकृत संख्या को समझा, अब हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या देखिए, अब मैंने पहले ही आपको कहा है कि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तब हमारा जो लक्ष्य है वास्तविक संख्या को समझने का वो पूरा हो पाएगा, है ना। आइए पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं। देखिए पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये दोनों संख्याएं आती हैं, कौन कौन, शून्य और प्राकृत संख्या आती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, शून्य और प्राकृत संख्या को जब हम मिला देते हैं, जब उन दोनों का संग्रह कर लेते हैं तब हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, जब शून्य और प्राकृत संख्या को मिला देते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, तब हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू हम कहाँ तक जाएंगे, हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। और ये शून्य क्या है, मैंने पहले ही लिख दिया है, ये शून्य है। और ये पूरा क्या है, ये हमारा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब शून्य को और प्राकृत संख्या को हमने संग्रहण कर लिया, मिला लिया, ठीक है, तब हमारा बन गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि जब शून्य को और प्राकृत संख्या को मिला देते हैं, दोनों का संग्रहण हो जाता है, तब हमारा बन जाता है वो पूर्ण संख्या। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो यही पूर्ण संख्या है। तो देखिए हम लोग कैसे करके इसको कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पूर्ण संख्या कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस चार्ट को आप अपने नोट्स में जरूर बनाएं, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट नहीं बनाएंगे समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे में हमारा है ऋणात्मक, काफी इंपॉर्टेंट है ऋणात्मक, ऋणात्मक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक क्या है, देखिए ऋणात्मक क्या है, जब कभी भी हम किसी भी संख्या की, प्राकृत संख्या के आगे, जब प्राकृत संख्या के आगे
प्राकृत संख्या के आगे, प्राकृत संख्या के आगे निगेटिव साइन लग जाता है, निगेटिव साइन लग जाए, लग जाए, लग जाए, तो वह क्या कहलाती है? वह ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कहलाती है, कहलाती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक संख्या क्या है। ऋणात्मक संख्या जब हम लोग, जैसे ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, -4, -5, -3, ये क्या है? ये ऋणात्मक है। -0, क्या यह ऋणात्मक है? नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये ऋणात्मक नहीं है, ना ही ये धनात्मक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा उदासीन है। 0 इज आवर उदासीन, 0 हमारा न्यूट्रल है। 0 हमारा क्या है? न्यूट्रल है। तो कभी भी हम लोग जब देखेंगे तो ये जब निगेटिव साइन रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। अब आ जाइए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? अगर ऋणात्मक कंफ्यूजन होता है तो ऋण हम लोग जो लेते हैं, तो ऋण जो हमेशा होता है हमेशा चुकता करने के लिए होता है, ऋण हमेशा चुकाने के लिए होता है। और ऋण जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें पूर्णांक में। ये पूर्णांक क्या है? देख लीजिए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक की बात कर लेते हैं हम लोग, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक क्या है? जब हम लोग पूर्णांक मतलब इंग्लिश के टर्म में इसे हम इंटीजर पढ़ते हैं, इंटीजर। इसको नंबर लाइन पे समझ लेते हैं। नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे इसको? नंबर लाइन पे इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 0 लिखा मैंने, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अप टू हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये -1, -2, -3, -4, ये भी अप टू इन्फिनिटी पे चला जाएगा। देखिए जो सेंटेंस है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैं इसका मेन पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ। मेन पॉइंट जो है मैं उसको बता देता हूँ। आप सेंटेंस, वाक्य क्या है उसको खुद से भी लिख सकते हैं। मेन समझना है, यहाँ उसको समझना है। तो जब पूर्णांक में निगेटिव, पॉजिटिव और 0 सभी चीजें हो, सभी चीजों का संग्रहण हो, यानी कि ऋणात्मक भी हो और पूर्ण संख्या भी हो। और पूर्ण संख्या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक में क्या आ गया? ऋणात्मक में माइनस निगेटिव आ गया, ये ऋणात्मक हो गया। समझिए इसको, ये समझने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋणात्मक आ गया, ये 0 क्या हो गया? ये 0 हो गया। और ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा प्राकृत संख्या हो गया, ये मेरा प्राकृत संख्या हो गया। तो देख लीजिए एक चीज, प्राकृत संख्या और पूर्ण शून्य संख्या को मिलाकर क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या। तो देख लीजिए अब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक दोनों मिलकर क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। दोनों मिलकर क्या हो गया? दोनों मिलकर पूर्णांक हो गया। तो इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। जब ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का संग्रहण होता है, मिलता है, तब वह पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और भिन्न को समझते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न के बारे में हम लोग जानते हैं। भिन्न का जो है, भिन्न के बारे में समझ लेते हैं कि भिन्न एक्चुअली में क्या है। भिन्न, देखिए भिन्न में क्या है कि भिन्न हमारा हमेशा जो है x बाई वाई के फॉर्म में होगा। अब x बाई वाई क्या है यहाँ पे? तो ये हमारा अंश है, ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है। अंश बटा हर, अंश बटा हर जब होगा, अंश हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तब जब अंश और हर के फॉर्मेट में रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। कोई भी संख्या जब अंश और हर के फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जैसे 5/9 ये भिन्न संख्या होगा, 9/10 ये भिन्न संख्या होगा, 4/7 ये भिन्न संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अंश और हर में। इसके अंश के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसके अंश के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 5 हमारा अंश है, 5 हमारा क्या है? अंश है। और हर क्या हो जाएगा? 9 मेरा हर है। ठीक है, तो ये भिन्न संख्या हो गया। अब आ जाइए हम लोग समझते हैं परिमेय के बारे में। परिमेय क्या है? परिमेय को समझ लेते हैं कि परिमेय क्या है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये जो चार्ट है
ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट नहीं रहेगा हम समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने पहले ही इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया है आपको समझाने के लिए। अगर ये चार्ट नहीं रहता, समझाते रहते, मतलब याद करवाते रहिए, समझ में नहीं आएगा। ये चार्ट रहने से हमें समझ रहा है कि ये दोनों के मिलने से ये होता है। अब आ जाइए, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, समझिए इस चीज को। परिमेय संख्या क्या है, देखिए परिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। p/q के फॉर्म में होता है। इसका एक कंडीशन हमको क्या याद रखना है कि q जो है यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जो हर है, यानी कि जो हर है, ये हर है, ये क्या यहाँ पे, ये हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 4/9 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 4/7 भी हो सकता है, 5/9 भी हो सकता है। ये सभी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो q है, ये q है ना, ये q है, ये नॉट इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये q नॉट इक्वल टू 0 है, ये q नॉट इक्वल टू 0 है, ये q नॉट इक्वल टू 0 है। जब q नॉट इक्वल टू 0 रहे तब क्या होगा, तब परिमेय संख्या होगा। तो यानी कि देख लीजिए, अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3/0 तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो q आ रहा है ये 0 है ना। 2/0 क्या यह परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब आ जाइए, इसको अगर हम ऐसे लिखे 0/3, क्या यह परिमेय संख्या है, तो यस, ये परिमेय संख्या है। 0/4 क्या यह परिमेय संख्या है, तो हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका जो कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा सही है। q 0 नहीं है यहाँ भी q 0 नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये परिमेय संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आ जाइए, हम लोग यहीं पे समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है। अब देख लीजिए, अपरिमेय संख्या क्या है। ये जो परिमेय हम लोग समझे है ना, जो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिखूंगा, √2, ये अपरिमेय संख्या है। √3 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। √7, √11 ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। यानी कि जिसका हम लोग बोल सकते हैं जिसका पूरा वर्गमूल न निकाला जा सके, निकाला जा सके, जिसका पूरा वर्गमूल न निकाला जा सके वह अपरिमेय है। तो इसका पूरा रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर √9 रहता तो इसका क्या हो जाता, 3 हो जाता, तो 3/1 ये परिमेय है। ध्यान देंगे, इसको परिमेय बोलेंगे, लेकिन ये जो है ये अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है, अभी इसको भी समझ लेते हैं, देखिए ये √2 है। क्या √2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है 1.4142396 कंटिन्यू चलता रहता है, ये चलता रहेगा, मतलब कहीं पे भी डिजिट स्टॉप नहीं होता है, कहीं पे रेपिटेशन नहीं आता है। तो इसीलिए इसको हम हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें, जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 10/9, तो 10/9 को जब आप लिखेंगे तो 1.111111 कंटिन्यू जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 का रेपिटेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.1 और यहाँ पे रेकरिंग दे दिए। रेकरिंग मतलब क्या होता है,
रेपिटेशन हो रहा है, कंटिन्यू रेपिटेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये एक्चुअली में परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय नहीं है क्योंकि यहाँ रेपिटेशन नहीं हो रहा है। रेपिटेशन होता तब ना हम रुक जाते हैं, रेपिटेशन हो ही नहीं रहा है, ये कंटिन्यू डिजिट चलता जा रहा है, इसीलिए √2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो परिमेय और अपरिमेय में हमारा डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम लोग जैसे देख लीजिए, जैसे 5/2 लिखा मैंने एक एग्जाम्पल, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.5, ठीक है ना, 2.5 लिखेंगे। तो 2.5 जो हमने लिखा, तो 2.5 यहाँ पे देख लीजिए 5/2 लिख सकते हैं, तो ये मेरा परिमेय है क्योंकि 2.5 के बाद हमारा डिजिट खत्म हो गया, इसके बाद हम डिजिट मेरा खत्म हो गया, मतलब रिमाइंडर क्या आया मेरा 0 आया, लेकिन इस केस में मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो रिमाइंडर भी ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि जिसमें शेषफल 0 नहीं हो वो मेरा अपरिमेय है, वो मेरा अपरिमेय है। और रेपिटेशन हो जाता तो हो जाता, लेकिन रेपिटेशन नहीं हो रहा है, तो ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या क्या है उस पर हम लोग पहुंच गए हैं। वास्तविक जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो रियल नंबर है, उस पे हम लोग पहुंच गए हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है, सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का संग्रहण है वो वास्तविक संख्या है, यानी कि इनके नीचे जो सभी है वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम संग्रहण कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तब हमारा हो जाता है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। तो ये सभी, इसमें सभी आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा, पूर्णांक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, शून्य, प्राकृत, सभी कुछ आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी तक, ठीक है। और p/q भी आ जाएगा, p/q भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, सभी चीजें, सारी चीजें जो इसके अंतर्गत हैं वो सभी, क्योंकि देख रहे हैं कि ये सभी जो डिवीजन है वो किसका डिवीजन है, ये वास्तविक संख्या का डिवीजन है, वास्तविक संख्या का डिवीजन है ना। तो सभी इसमें लिखेंगे, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रहण हो जाता है तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। स्टॉप करने से पहले एक दो छोटा छोटा पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, इसको देख लेते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसका 2 से अधिक, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, भाज्य संख्या कौन है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 4। अब पूछेंगे 4 कैसे भाज्य संख्या है, तो देख लीजिए 4 1 से भी इसका गुणनखंड है, 2 से भी गुणनखंड है और 4 से भी गुणनखंड है, तो इसीलिए 4 क्या है, 4 आपका भाज्य संख्या, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की मतलब एनसीईआरटी को ही समझते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी का जो है उसी को मेन फोकस करेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको हम लोग बनाते हुए आगे चलेंगे, उसी को एज ए मेन हम लोग चलेंगे आगे। उस एनसीईआरटी से ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप कोई साइड बुक बना सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल स्टडी एरा में सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए
और ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको पता चल सके कि स्टडी एरा बिहार बोर्ड के क्लास 10th के वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।